इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ओवरराइड्स लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013। एक तो आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आप पढ़ेंगे, लास्ट पेज में एक शेड्यूल बना है, उसमें वो एक्ट लिखे हैं जो ओवरराइड करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट को। वन एक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विच ओवरराइड्स लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो अब हम लैंड एक्विजिशन को पीछे कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओवरराइड करता है हमारा एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो वही डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। What is the crop commission to be paid by transmission line प्रिंस operator? जी का क्वेश्चन ये था कि प्राइवेट लैंड है कि उसमें कॉम्पनसेशन नहीं देना है क्या? आंसर इज कॉम्पनसेशन तो देना है भाई। आपके पास वेन एवर ट्रांसमिशन नेटवर्क, एक तो नंबर वन इट इज नॉट लैंड एक्विजिशन, देयर इज अ डिफरेंस। नोटिफिकेशन निकालने के बाद, चाहे वो प्रोटेक्टेड टेनेंट की लैंड हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड फार्मर की लैंड हो, किसी की भी प्राइवेट लैंड हो, द ट्रांसमिशन लाइसेंसी आफ्टर टेकिंग पावर्स ऑफ सेक्शन 168 कैन एंटर एनी लैंड एंड सेट अप इट्स ट्रांसमिशन बेस। पूरे पावर्स जो एमिनेंट डोमेन के पावर्स हैं या राजा के पावर्स हैं, वो उस प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी के पास आ जाते हैं। नंबर वन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ लैंड। जब आप राइट ऑफ वे की बात कर रहे हो, तब खाता खतौनी में कोई भी चेंज नहीं होता है। खाता खतौनी रिमेन सेम। जो जिस फार्मर के पास जो लैंड है या जिस स्कूल के पास जो लैंड है, वो उस स्कूल के पास, उस फार्मर के पास, उस प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट लैंड ओनर के पास ही रहता है। ओनली ईजमेंट राइट्स आर टेकन। ईजमेंट राइट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है। आप जाके उतने ही जितने बेस में आपका टावर लग सकता है, उस बेस में आप उस लैंड बेस में टावर अपना लगाते जाते हैं और स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन करते जाते हैं एंड यू एक्वायर ईजमेंट राइट्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब गवर्नमेंट की लैंड में आपने लगाया, तो हो सकता है गवर्नमेंट ने आपसे पैसे नहीं मांगे। इट इज देयर चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस है, वो आपसे टैक्स भी ले सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी टैक्स ले सकती है। पर इट वाज अनअवेयर, इट सेड कि नथिंग डूइंग, हमें कोई टैक्स वैक्स नहीं चाहिए, आप तो पब्लिक सर्विस कर रहे हो। तो वो आपने जो अप्रूवल लिया सेक्शन 64 का, उस अप्रूवल सेक्शन 68 का जो अप्रूवल लिया, आप जाइए आराम से ट्रांसमिशन लाइन लगाइए। बट वंस यू एंटर अ प्राइवेट लैंड, द प्राइवेट पार्टी कम्स अप, इट सेज कि भाई आप टावर बेस लगाने नहीं देंगे। सो आप क्या करोगे? आप अपनी अप्रूवल दिखाओगे कि मैं सरकार की तरफ से आ रहा हूं एंड मेरे पास पूरा राइट है आपके यहाँ टावर बेस लगाने का। नाउ इशू इज दैट व्हाट अबाउट कॉम्पनसेशन? ही सेज कि भाई फार्मर, चलो एक चीज कर लेते हैं, फार्मर को क्या क्या इश्यूज है प्रिंस, उसको चलो डिवाइड कर लेते हैं। पहला इशू जो फार्मर का है, टावर फुटिंग लॉस्ट। सो जो फाउंडेशन होता है आपका टावर का, वो टावर फुटिंग द फार्मर इज लूजिंग, फर्स्ट थिंग। अच्छा, फॉर एवरीवन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because massive construction, every engineer should know how to do acquisition of land or how to get easement rights actually, and you can advise your seniors, you will become more valuable for your power companies. So पहला इशू जो प्रिंस फार्मर का है वो है टावर फुटिंग मैं लूज कर रहा हूं, उतने एरिया में मैं एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। सेकेंड इशू जो फार्मर का है, डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉरिडोर लैंड। आपने सिर्फ टावर फुट नहीं लूज करा, आपने ये बोल दिया फार्मर को, भैया जो कॉरिडोर मैंने बोला है, मिनिमम इलेक्ट्रिक क्लियरेंस बोली है, मिनिमम सेफ्टी क्लियरेंस बोली, उसमें बड़े पेड़ मत लगाना। आपने ये भी बोल दिया बड़ा घर मत बनाना कोई। उससे क्या हुआ? डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉरिडोर लैंड हो गया। भाई कोई भी खरीदार आएगा तो वो पैसे ज्यादा नहीं देगा। थर्ड इशू क्या है फार्मर को? लॉस ऑफ क्रॉप। So when you are setting up a transmission tower base or your stringing operation is going on, whatever crop is grown, that crop will be lost. उसके बाद चौथा इशू है कि मान लो उसमें पेड़ हैं, आम के बगीचे लगे हैं या नारियल के पेड़ लगे हैं, प्लांटेशन है, you will ask the farmer to remove that plantation. So चार इश्यूज हो गए। फर्स्ट इशू इज टावर फुटिंग लॉस्ट, सेकेंड इशू इज डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉरिडोर लैंड, आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप पेड़ नहीं लगा सकते। थर्ड, लॉस ऑफ क्रॉप्स। फोर्थ, ट्रीज का लॉस। अब एक चैलेंज इसमें यह था कि लैंड इज स्टेट सब्जेक्ट। सो हर स्टेट में जब भी आप टावर बेस लगाने जाते थे तो कलेक्टर कोई और पैसे बोल देता था। सम कलेक्टर्स फॉर वन टावर बेस दे विल गिव 2000 रुपीज, some collector in some other state will give 2 crore rupees, same tower base। 2000 rupees और 2 crore rupees में there is a huge difference actually। अब ये प्रॉब्लम लेके सारे प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनीज वाले मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास आ गए। उन्होंने बोला वी वांट टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन इंडिया फॉर सेटिंग अप अ ट्रांसमिशन नेटवर्क। कॉम्पनसेशन पार्ट है वो क्लियरिटी नहीं है। तो पहली चीज ये मैं क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ओवरराइड्स लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 2013। एक तो आप लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 आप पढ़ेंगे, लास्ट पेज में एक शेड्यूल बना है, उसमें वो एक्ट लिखे हैं जो ओवरराइड करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट को। वन एक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट विच ओवरराइड्स लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो अब हम लैंड एक्विजिशन को पीछे कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओवरराइड करता है हमारा एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो वही डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ईजमेंट राइट्स। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास, सेक्रेटरी के पास सब लोग आए कि भाई वी वांट टू इन्वेस्ट मनी एंड वी वांट
लेवल प्लेइंग फील्ड अक्रॉस इंडिया में क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब हम डीपीआर बना रहे हैं हमारा पैसा कितना खर्च होगा, हमें तो क्लियर ही नहीं होता है। कभी कोई कलेक्टर 2000 बोल रहा है, कोई कलेक्टर 2 करोड़ बोल रहा है, कैसे करें? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये कहना था, लॉजिकल है, कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट. States have full powers to determine whatever compensation has to be paid to the landowner. So central government cannot interfere in the state's power. So every state typically will have different land laws or different compensation determination criteria. It depends to state. But एक इनोवेटिव रास्ता निकाला गया. इनोवेटिव रास्ता ये निकाला गया कि लॉ तो हम नहीं बना सकते, पर कम से कम पॉलिसी डायरेक्शन तो दे सकते हैं, कोई गाइडलाइंस तो बना सकते हैं. तो उन्होंने एक काम करा, पूरे इंडिया में जितने भी रेवेन्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं और पावर डिपार्टमेंट, सारे स्टेट्स, ऐसा है हर स्टेट में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ लैंड ऑफ दैट स्टेट. सो जितने भी आप ऑफिसर्स सोचते हो ना, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, दे आर फ्रॉम रेवेन्यू डिपार्टमेंट. इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट, लैंड, बिकॉज इट डील्स विद द लैंड. सो सारे एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द, सो जिस तरह से आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी सेंट्रल लेवल पे होता है और फिर उसके बाद सेक्रेटरी इज पावरफुल, but principal secretary is like head of the department of the revenue department in every state. Typically थोड़ा अलग अलग हो सकता है, पर majority states में principal secretary IAS officer is the head of the revenue department. पूरे इंडिया के principal secretaries को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, सेक्रेटरी पावर ने इनवाइट करा दिल्ली में, एंड दे हैड अ मीटिंग. उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि भाई ये पूरे इंडिया में जो कॉम्पनसेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट हो रहा है. कोई 2000 दे रहा है, कोई 2 करोड़ दे रहा है. इट हैज टू बी, देयर शुड बी अ यूनिफाइड क्राइटेरिया. And for this, a committee was constituted in 2015. So 2015 में उस कमिटी ने उसी साल एक गाइडलाइंस बनाई, और उस गाइडलाइंस का नाम है गाइडलाइंस फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टुवर्ड्स डैमेजेस इन रिगार्ड टू राइट ऑफ वे फॉर ट्रांसमिशन लाइंस 2015. These are guidelines, remember. कमिटी ने बनाई है. It is not mandatory for the state. बट दीज गाइडलाइंस आर गेम चेंजर्स. जब भी हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ये गाइडलाइंस बहुत काम आती है. क्योंकि अगर स्टेट का लॉ साइलेंट है तो डिस्क्रिशनरी पावर कलेक्टर का कम हो जाता है. आप उसको, एंड उसको थोड़ा एक चीज दूसरे वे में देखिए, उसके लिए आसानी हो जाती है थोड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही इज इजीली एबल टू डिटरमाइन व्हाट कॉम्पनसेशन फॉर राइट टू यूज. एक यूसेज राइट है ना आपका, ईजमेंट राइट है, क्या देना चाहिए फार्मर को, आपका क्लियर हो जाता है. उसने गाइडलाइंस इशू करी. गाइडलाइंस में चारों चीजों के सॉल्यूशन दिए गए. फर्स्ट सॉल्यूशन ये दिया गया, व्हाटएवर इज द टावर बेस्ड लॉस्ट, उसके लिए जो लैंड वैल्यू कॉम्पनसेशन है वो 85% ऑफ व्हाटएवर इज द लैंड वैल्यू हैज टू बी पेड टू द फार्मर. नंबर 1. सेकेंड गाइडलाइंस इट प्रोवाइड्स, जो ROW कॉरिडोर है विच हैज टू बी केप्ट क्लियर, जहां पे डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉरिडोर लैंड हो रहा है, उसमें फार्मर विल गेट कॉम्पनसेशन ऑफ 15% ऑफ लैंड वैल्यू. जो भी उसकी लैंड की वैल्यू, उसका 15% उसको मिलेगा. रिमेंबर, यहां पे ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं हो रहा है. देयर इज नो चेंज इन एनी खाता खतौनी और एनी पट्टा चिट्ठा और 7/12 में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सिर्फ ईजमेंट राइट चाह रहे हैं, तो 15% मिलेगा. थर्ड इज दीज गाइडलाइंस प्रोवाइड क्रॉप कॉम्पनसेशन. खरीफ एंड जायद, ये 3 टाइप्स की क्रॉप मैक्सिमम इंडिया में हो सकती है. इन क्रॉप्स के लिए जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसी का कॉम्पनसेशन देना है. सो आप अगर राबी सीजन में हो और राबी सीजन का क्रॉप इसका डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन, तो यू हैव टू उस सीजन का वही क्रॉप का कॉम्पनसेशन देना है आप. अगर आपने 2 क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिए या ही इज नॉट एबल टू वर्क, देन 2 क्रॉप्स का आपको देना है. अगर पूरे साल भर आपका चल रहा है प्रोजेक्ट उस लैंड पे, तो पूरे साल का देना है. सो क्रॉप कॉम्पनसेशन में बोला कि मार्केट रेट ऑफ द क्रॉप. अब फोर्थ है ट्री कॉम्पनसेशन. सो मान लो देयर आर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, मैंगो प्लांटेशन है वहां पे. इन दैट केस 8 years इनकम ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज. सो आप इंटू 8, एक साल में जो भी प्रोडक्शन होता है मैंगोस का, उसका इंटू 8 करेंगे आप, वो कॉम्पनसेशन होगा. प्लस जो भी टिम्बर निकलेगा, दैट टिम्बर विल बी रिटेन बाय द फार्मर. सो ये कॉम्पनसेशन की गाइडलाइंस वर इशूड इन 2015. दोज गाइडलाइंस हैव बीन गेम चेंजर. देयर स्टिल the powers remain with the state government, they can change it, they can amend it, but क्या होता है कि यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बन गई है, उनसे इजी हो गया है. बहुत सारे स्टेट्स ने चेंज करी है थोड़ा बहुत, किसी ने 85% को 100% कर दिया है, पर इस गाइडलाइन से देयर इज लॉट ऑफ क्लियरिटी अक्रॉस इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ वे. सो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन.